नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास दिन इसीलिए कहा जा रहा कि आज दशहरा भी है और आज मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं उनका संबोधन भी है। बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और संघ के 100 साल हुए हैं तो ये और खास हो जाता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव तुली हैं। आप संघ मामलों के जानकार हैं, आपसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि सर, संघ के 100 साल हुए हैं, उपलब्धियां बहुत सारी आप बता रहे थे, पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, तो उपलब्धियों के बारे में हमें बता। धन्यवाद हरिशंकर जी। मैं आपको और आपके दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की भी आज जन्म जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। साथ ही संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपने कहा कि उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि उपलब्धियों की चर्चा तो सब जगह सर्वत्र दूर हो ही रही है, मगर एक कुछ ऐसी बातें चिन्हित करते हैं कि जो संघ ना होता तो क्या होता। शुरू करते हैं 1947 से, जब विभाजन हुआ। विभाजन के समय में पॉपुलेशन एक्सचेंज ये नहीं हुआ, परंतु तो भी एक बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का पलायन हुआ और नोआखली की बहुत बड़ी घटना हुई उससे पहले, जिसने विभाजन को पुख्ता कर दिया। विभाजन मतलब माने विभाजन करने के लिए एक सॉलिड ग्राउंड बना दिया। विभाजन होने के लिए उस समय की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो डर गई, उसने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो वहां से हिंदुओं को निकाल करके लेकर के आना, उनको सुरक्षित यहाँ पहुंचाना और बाद में उनके रिहेबिलिटेशन की चिंता करना, ये दोनों काम संघ ने किए। इधर पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब सहायता समिति और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू सहायता समिति, ये दो समितियां बनाई जिन्होंने हिंदुओं को वहां से निकाल कर लाने का एक एफर्ट किया, एक प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल भी हुए और बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को वहाँ से निकाल करके लाए। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म बनी थी भाग मिल्खा भाग, वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म डायरेक्ट की थी। यही दिल्ली के चांदनी चौक के रहने वाले थे मूलतः, मुंबई चले गए, फिल्म निर्माता हो गए। तो उन्होंने जब इस फिल्म को बनाया तो उस समय में जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने बहुत सटल वे से संघ के कार्यकर्ताओं को इन जो ये इधर कैंप लगे थे, जो पंजाब सहायता समिति और सरकार के, उनमें स्वयंसेवकों को सहायता करते हुए दिखाया। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा, मैं 4 साल मैंने इस विषय पर रिसर्च की है और इस रिसर्च में मुझे इनवेरिएबली प्रत्येक व्यक्ति ने ये बताया कि संघ उनको बचा करके कैसे लेकर के आया। पहली बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 62 में चीन का युद्ध हुआ। चीन के युद्ध में जो है, बीच में एक घटना और है, उस घटना का रेफरेंस भी अभी आपको बाद में दूंगा। चीन के युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। उस समय जो नेहरू जी थे वो पंचशील और एक अच्छे पड़ोसी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, परंतु उनको बहुत कुठाराघात हुआ, उसके कारण से पक्षाघात भी हुआ और उसके कारण से उनके प्राणांत भी हुए। तो वो सदमा, जो चाइना वाला सदमा था, वो सदमा वो झेल नहीं पाए। तो संघ के काम को देखते हुए उस 62 के युद्ध के समय में 63 की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में संघ का भी एक
दल शामिल हो तो उसमें वो शामिल हुआ। अभी जो कल प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट जारी किया है उस पे उसी घटना को अंकित किया है। आगे बढ़ते हैं। 65 का युद्ध आया। 65 के युद्ध में तो बहुत सारे काम जो थे वो संघ ने किए। उसके अतिरिक्त समय समय पर 65 के युद्ध के लिए जो एक सर्वदलीय बैठक हुई उसमें शास्त्री जी ने गुरु गोलवलकर जो उस समय संघ के प्रमुख थे उनको भी बुलाया था, और उनकी वो स्पीच है, वो स्पीच सुननी चाहिए, मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, वो उपलब्ध है। वो स्पीच अगर पढ़ेंगे तो किस प्रकार जो कम्युनिस्ट है वो आपकी सेना करके बात कर रहे थे, और गुरुजी ने उनको डांट करके कहा कि आपकी सेना का क्या अर्थ है, ये हमारी सेना है, हमारे देश की सेना है। तो वो पूरा भाषण जो है वो पढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए। 65 के बाद तो समय समय पर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई देश पर या कोई मैन मेड विपदाएं भी आई, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या दिल्ली के पास भिवानी में चरखी दादरी हो गया, उस सब में संघ के स्वयंसेवकों के सेवा कार्य, तो जिसको समाज का दबा कुचला वर्ग कहा जाता है, समाज का जो अनुसूचित जाति जनजाति वनवासी आदिवासी वर्ग है, उसका उसकी शिक्षा स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो लगभग 1,70,000 प्रोजेक्ट चलाते हैं, और वो कई प्रोजेक्ट आज भी ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर सरकारी सहायता जो है वो उपलब्ध होना मुश्किल है। लगभग शायद 50,000 के करीब एकल विद्यालय ये संघ की प्रेरणा से चलते हैं, जिसके कारण से एक बड़ा समाज का हिस्सा जो शायद फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह जाता, उसको एजुकेशन मिलती है। और वो जो अपलिफ्टमेंट है अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी वनवासी की, उसमें संघ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रीय सेवा भारती और वनवासी कल्याण आश्रम, ये दो ऐसे संगठन हैं जो संघ से इंस्पायर्ड हैं, और बहुत सारे स्वयंसेवक भी संघ के उन संगठनों में काम करते हैं। वो मिलकर के ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, और उसके कारण से समाज का ये जो उनका मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है, उन सब लोगों का वो मेन स्ट्रीमिंग करने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का उदाहरण हम सब ने देखा। समाज ने और संत समाज ने इच्छा व्यक्त की कि संघ को इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। संघ ने उस काम को अपने हाथ में लिया। धारा 370 पर लगातार यदि किसी संगठन ने सत्ता में रहते विपक्ष में रहते अगर एक जैसा स्टैंड रखा है तो वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी है, और उसके पीछे की जो ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने इन सारे मुद्दों को, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, चाहे धारा 370 होगा, चाहे राम मंदिर होगा, इन सब पे देश भर में लगातार समाज जागरण का काम किया संघ ने। अल्टीमेटली ऐसे लोगों की सरकार आई जो इन तीनों मुद्दों पर समर्थन करते थे, और कोर्ट ने भी कहीं कहीं जहाँ कोर्ट की आवश्यकता थी, कोर्ट ने भी ये सब इन सब पे अपने निर्णय दिए, और ये तीनों मुद्दे जो है वो लगभग सॉल्व होने के, जिसको कल्चरल नेशनलिज्म कह सकते हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो तीनों विषय तो समाज को समरस करने के लिए, माने ये जो छुआछूत का एक बहुत बड़ा समाज में एक जो फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई है, उस फॉल्ट लाइन को कम करने में, उस फॉल्ट लाइन को जो है वो भरने में समाज, अपना जो देश है, अपना जो समाज है, वो स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, वो स्व की बात करे, स्व का उसको बोध हो, उसके लिए कुल मिलाकर के ये सारे एफर्ट। एक बात छोटी सी अंत में और जोड़ देता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा हो रहा है, परंतु तो भी अभी समाज मूल्यों में बहुत ह्रास हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप का मामला चल रहा है, समाज में बलात्कार ये सब बढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, समाज का विघटन हो रहा है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के कारण से वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों का जाना प्रारंभ हुआ है, जो भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं है। तो एक ये समाज मूल्यों को बचाने का, समाज को एकत्र रखने का एक बड़ा काम संघ ने जो है ये किया है। ये चाहे वो संयुक्त परिवारों के माध्यम से हो रहा है, या वो समरस समाज बनाने के लिए अंतर जातीय विवाहों की बात हो रही है, तो ये सब काम जो है, परंतु संघ का जो विचार है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा है
कि संघ के नाम पर कुछ हो। संघ का काम केवल शाखा लगाना है, वो आज भी वही काम करता है, परंतु वो जो स्वयंसेवक शाखा से तैयार होता है, ये सब काम वो करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ कहा भी, जिन्होंने संघ प्रारंभ किया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने, कि जी। यदि संघ का इतिहास, यदि भारत का इतिहास लिखा गया और उसमें ये लिखा गया कि संघ ने समाज को ठीक करने के लिए ये किया, तो वो संघ की सबसे बड़ी असफलता है, ये संघ की सबसे बड़ी असफलता होगी। तो संघ ये काम नहीं कर रहा, संघ तो अपना मूल काम शाखा लगाने का ही कर रहा है, परंतु जो जी। संघ की शाखाओं से तैयार होने वाले स्वयंसेवक हैं, वो ये सब काम अपने संघ से इंस्पायर होकर के कर रहे हैं। आज आज 2 अक्टूबर का दिन है और मुझे एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि संघ की शाखा में जो है वो वहाँ छुआ-छूत नहीं है, जाति-पाति नहीं है। और इस बात की तारीफ महात्मा गांधी ने भी की थी जब वर्धा के एक शिविर में गए थे वो। वर्धा के एक शिविर में गए थे, उन्होंने वहां पर ये देखा था और उन्होंने देख करके संयोग से उस शिविर में जब परिचय के लिए लोगों को बिठाया, तो उन्होंने केवल अपना पहला नाम बताया। तो पूरा होने के बाद महात्मा जी ने पूछा कि भाई आप अपना आगे सरनेम जिसको कहते हैं वो जाति क्यों नहीं बता रहे हो? तो हमारे यहाँ कभी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अगले दिन जमनालाल बजाज जी के यहाँ पर वर्धा में उनकी व्यवस्था से महात्मा रुके थे। जिस दिन ये हुआ उस दिन डॉक्टर हेडगेवार उस शिविर में नहीं थे। तो अगले दिन वो उनसे मिलने के लिए गए और जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि भाई आपके यहाँ पर ये जाति-वाति वाला मामला नहीं है, क्यों नहीं है? उससे उस पर किसी को आपत्ति नहीं है? उन्होंने कहा क्योंकि हम पूछते नहीं इसलिए किसी को आपत्ति भी नहीं है। और हमारे यहाँ ये किस जाति का व्यक्ति है, ये जाति मैटर नहीं करती है, ऐसा उन्होंने उनको बोला। और 16-17 सितंबर 1947 को यहाँ दिल्ली में ही दिल्ली के पास में आरामबाग में एक वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि का एक बहुत जी। बड़ा मंदिर है। महात्मा जी जब रहते थे तो वो उसी स्थान पर रहते थे। तो 16 और 17 सितंबर को जब ये विभाजन के बाद देश में सब जगह पर दंगे रुक नहीं रहे थे, तो उस वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में संघ की एक शाखा भी लगा करती थी उस समय में। और वाल्मीकि मंदिर में एक छोटा कमरा दे रखा था, वहां संघ का एक छोटा कार्यालय बना हुआ था। तो जब ये वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने 16 तारीख को वहां के स्वयंसेवकों को कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप अपने लोगों को बुलाइए। और 17 को वो लोग बुलाए गए और 17 को जब उन्होंने महात्मा गांधी का जो भाषण हुआ 17 सितंबर 2047 को, वो भाषण भी पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसा समरस समाज संघ बना रहा है, ये इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और प्रयासरत हूँ कि ऐसा समाज बने। संघ की और संघ के स्वयंसेवकों की उन्होंने खूब तारीफ की, उनके विषय में खूब, मतलब उनको ये ऐसा करते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये संपूर्ण गांधी वाङ्मय कोई भी लेकर के उसमें से ये वेरीफाई कर सकता है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने संघ को, ये जो छुआछूत खत्म करने का जो संघ का प्रयास था, ऐसे ही बाळा साहब देवरस ने इमरजेंसी के बाद, अगर मैं साल मुझे ठीक से ध्यान है, तो 1979 में पुणे में एक वसंत व्याख्यान माला होती है। उस वसंत व्याख्यान माला में उन्होंने उनका भाषण है कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है, एंड अनटचेबिलिटी शुड लीव लॉक स्टॉक एंड बैरन। ये एक घटना। उससे पहले की जो घटना है, उससे पहले की एक बड़ी घटना और है जो समरस समाज बनाने की बात थी। 1964 में गुरुजी, संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, जी। उन्होंने मुंबई के संदीपन आश्रम में चारों शंकराचार्यों को एक साथ एकत्र आने के लिए निवेदन किया और वो सब लोग गुरुजी का निवेदन मान करके आए। वहां पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। चारों शंकराचार्य एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और वहां से पहली बार हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, इस प्रकार की एक उद्घोषणा शंकराचार्यों ने की। ये भी अपने आप में एक, और उसके बाद से ये सब जो
जो छुआछूत को लेकर के समाज में अभी भी कुछ कुछ कहीं कहीं बचा हुआ है, जो भ्रम चल रहा है, जो सब संकट समाज में, इसको जो फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई है, उसको पाटने में उस घटना, इन दो घटनाओं का बहुत बड़ा रोल है। और गांधी जी ने जो संघ के बारे में कहा, मुझे लगता है कि गांधी जी 1947 में जब संघ बहुत छोटा था, वो तभी संघ के काम को अच्छे से समझ गए थे, देख लिया था, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, किताब से नहीं। इसीलिए जो अभी सर संघ चालक है मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि संघ जो है वो किताबों से समझ में नहीं आएगा। आपको संघ समझना है तो आप संघ में आइए, संघ को देखिए, हाँ समझिए, जी। नहीं समझ में आए तो छोड़ कर जाइए। सर एक और सवाल है कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। आज मोहन भागवत, चूंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं संघ के, और आज विजयादशमी में उनका संबोधन था, उन्होंने कहा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। तो क्या इसको उनके कहने का ये मतलब बांग्लादेश और अभी जो श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, उसको लेकर कोई मैसेज था? आप जरा बताएं हमारे नहीं, दर्शकों बिल्कुल को। ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, संघ प्रारंभ से ही कभी अ, हिंसा में विश्वास नहीं रखने वाला संगठन है। और ये जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है अलग अलग स्थानों पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और उससे कुछ लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जैसा श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में हो गया, वैसा भारत में भी कर पाएंगे। तो कोई भी क्रांति जो हिंसा से हुई, चाहे वो फ्रेंच क्रांति हो, चाहे वो जिस भी क्रांति में माने क्रांति करने में हिंसा हुई है, वो क्रांति कभी सक्सेसफुल नहीं हुई है। और कोई भी क्रांति को वैसे भी कभी सिस्टम बदलने की बात करके सत्ता परिवर्तन तक क्रांतियां रुक जाती हैं। अभी थोड़े दिन पहले, पिछले 11 वर्ष दिल्ली में जो शासन था, वो भी सब बदलने के नाम पे था, क्रांति के नाम पे था, आंदोलन के नाम पे था, हिंसा भी हुई उसमें भी अंत में थोड़ी बहुत। वो सब कभी भी, और ये सब जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि जैसा जो वर्ग ऐसा सोच रहा है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ है, वैसा भारत में भी हो जाएगा। तो भारत का जो समाज है वो मूलतः अहिंसक समाज है, वो हिंसक समाज नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मो अहिंसा तदैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु यदि धर्म को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ का है। पहला ही वाक्य पढ़ाया गया, दूसरा नहीं पढ़ाया गया। परंतु पहले से स्वयं से हिम्मत करके कोई हिंसा करने वाला विषय मुझे नहीं लगता है। और संघ जो है वो सदैव में, दो घटनाएं इसमें भी आपको बताता हूँ। 1948 में जब संघ पर बैन आया, तो उस समय गुरु गोलवलकर संघ के प्रमुख थे। संघ के कार्यकर्ताओं पे बहुत अत्याचार हुए। पहला स्वतंत्र भारत का जो नरसंहार है, जेनोसाइड है, वो 1948 में हुआ। बापू की हत्या के बाद हिंसा का विरोध करने वाले अहिंसक लोगों ने 10,000 चित पावन ब्राह्मणों की हत्या की। देखिए कैसी विचित्र विडंबना है। बापू कहते थे आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कीजिए, और उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने बापू की जी हत्या के बाद 10,000 लोगों की हत्या कर दी, बापू की हत्या का बदला लेने के लिए। संघ पर बैन लगा, संघ पर खूब अत्याचार हुए। जब वो सब खत्म हो गया, बैन हटा, तो दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में गुरु गोलवलकर आए थे। तो स्वयंसेवकों को, कार्यकर्ताओं को लगता था कि गुरु जी कहेंगे कि नहीं, हमें इस बैंक का बदला लेना है, इस बैंक पर जो हमारे ऊपर जो इतने संकट आए हैं, जो इतने अत्याचार हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर, उनका हमने उसका बदला लेना है। तो गुरु जी ने अपने भाषण में एक बात कही, जब अपने दांतों के बीच में जीभ आ जाती है तो कोई दांत नहीं तोड़ता, आप उसको, अपने आप को संभालते हो और आगे बढ़ते हो। तो इसमें भी हमें आगे बढ़ना है। जो जिन लोगों ने अत्याचार किया वो भी अपने समाज के ही हैं, उनसे बदले की भावना मन में मत रखिए, छोड़िए और आगे बढ़िए। ऐसे ही जब 1977 में बैन हटा, यही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम हुआ, बाला साहब देवरस थे उस कार्यक्रम में। तो उस समय भी खूब अत्याचार हुए। स्वयंसेवक, कुछ स्वयंसेवक जेल में अत्याचार सहते हुए उनका 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 प्राणांत हो गया, उनके परिवार समाप्त हो गए। स्वयंसेवकों में बहुत गुस्सा और बहुत रोष था। तो उसमें भी कुल मिलाकर के डॉक्टर, जब बाला साहब देवरस यहाँ आए तो उन्होंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, अपना ही समाज है, भूलो और आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। तो उन्होंने वो, उसमें तो हिंसा में हमारा कभी विश्वास नहीं था, संघ का कभी भी नहीं था।
और जो कुछ लोग ये सोचे बैठे हैं कि वो जन भावना भड़का करके लोगों को भड़का करके ऐसा कुछ हिंसा के माध्यम से कुछ सत्ता परिवर्तन भारत में कर लेंगे, भारत में संभव नहीं। भारत का जी समाज जो बस है वो मूलतः डेमोक्रेटिक है। जी बस चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि आज पहलगाम हमले का भी जिक्र संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने किया। तो पहलगाम हमले पर तो सीधा सीधा मैसेज था और हम जानना चाहते हैं कि और भी इस तरह की तरीके की आतंकवाद तो खैर भारत कभी टॉलरेट उसको करता नहीं और हर मंच पर उसका विरोध होता है, पुरजोर तरीके से होता है। तो वो मैसेज हम चाह रहे थे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया उन्होंने। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वही वाली बात है कि अगर, और वही शायद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो वैसे ही मोहन जी ने भी यही कहा, सरसंघ चालक जी ने भी, कि संघ प्रमुख ने भी, कि इस प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे कुछ भी होता है तो भारत के पास इतनी समर्थ है, भारत के पास इतनी ताकत है, तो वो इसका समुचित उत्तर दे पाएगा। और मुझे लगता है कि जहां मैसेज पहुंचना है वहां मैसेज ठीक से पहुंच गया होगा। जी जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजीव तुली हैं, आप संघ मामलों पर अपनी विचार रखते हैं और हमको बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। कई बार होता है कि संघ के बारे में बहुत लोग जानते हैं और कुछ लोगों को जानने की जरूरत भी होती है और आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे साथ हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।